आज जस्ट ओवरव्यू लेंगे ब्लड प्रेशर रेगुलेशन का, इसके बाद हम लोग हाइपरटेंशन पे जाएंगे। ठीक है। सो बच्चों आ जाओ जी अपनी ब्लड प्रेशर रेगुलेशन की फर्स्ट स्लाइड पे, फर्स्ट हेडिंग पे। ठीक है। अब बुक में क्या मेंशन है कि आप चाहे सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर की बात करें या फिर लोकल ब्लड प्रेशर की बात करें जी, ब्लड प्रेशर इज़ ऑलवेज मेंटेन्ड इन अ नैरो रेंज। सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर हम लोग चेक करते हैं ना बीपी अपरेटस लगा के। ठीक है। आपको पता है उसकी एक पर्टिकुलर रेंज है, आइडियल रेंज है। ठीक है। नैरो रेंज है ना जिसको आपने मेंटेन करना है। अगर मैं किसी लोकलाइज्ड एरिया में फॉर एग्जांपल आइस की बात करूं, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर की बात करूं, उसकी भी एक पर्टिकुलर रेंज है जिसमें उसने मेंटेन होना है। ठीक है। तो जी आपका ब्लड प्रेशर आइदर दैट इज सिस्टेमिक और द लोकल ब्लड प्रेशर दैट इज मेंटेन्ड विद इन अ नैरो रेंज। अच्छा जी, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है यू विल यूज द टर्म हाइपोटेंशन सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर में। इफ दिस इज हायर यू विल यूज द टर्म हाइपरटेंशन। अच्छा जी, हाइपोटेंशन की बात करें तो हाइपोटेंशन में क्या होगा, आप जाहिर है ब्लड प्रेशर, सर्कुलेटरी सिस्टम का मकसद क्या है कि हार्ट ब्लड को पंप करता है, ब्लड आपके पर्टिकुलर टिश्यूज ऑर्गन्स तक जाता है, उन्हें न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है। अगर तो हाइपोटेंशन हो जाएगी डेफिनेटली ऑर्गन की परफ्यूजन यानी कि उसे फ्लूइड नहीं ना मिलेगा, ब्लड नहीं मिलेगा, देयर विल बी इनएडिक्वेट ऑर्गन परफ्यूजन। ओके, ऑर्गन डिसफंक्शन आएंगे, ऑर्गन की डेथ हो सकती है, अभी ऑर्गन को ऑक्सीजन नहीं मिली, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिली, सेल्स के अंदर पर्टिकुलर एक्टिविटी नहीं हो रही, एक्सचेंज का प्रोसेस भी नहीं हो रहा है, ऐसे ही है ना। तो जी अब इसके अंदर जी अगर आप फॉर एग्जांपल कार्डियक आउटपुट पुअर है, हाइपोटेंशन है, हाइपोटेंशन है इट मीन्स देयर विल बी पुअर कार्डियक आउटपुट, हार्ट आपका ब्लड को प्रॉपर क्वांटिटी में पंप नहीं कर रहा। तो डेफिनेटली इससे क्या होगा, एक पर्टिकुलर ऑर्गन को फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्रेन की ही बात करूं या किसी भी ऑर्गन की बात करूं उससे ब्लड नहीं मिल रहा, इट मीन्स इट विल लीड यू टूवर्ड्स द डेथ। ठीक है। अगर जी ब्लड नहीं मिल रहा तो इट विल रिजल्ट इन अ कंडीशन दैट इज शॉक। क्लियर। तो जी इस ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट हाइपोटेंसिव भी नहीं होना चाहिए, हाइपरटेंशन भी नहीं होना चाहिए, दैट मस्ट बी इन अ पर्टिकुलर नैरो रेंज। अब जी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपके ऑथर ने लिख दिया अगर आप लोग हाइपरटेंशन की बात करें। अच्छा देखो ब्लड प्रेशर बढ़ा, ठीक है, अब इसमें भी तो आपकी वेसल वॉल्स डैमेज होंगी, यही चीज़ जो हम लोग पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं। आपके ऑथर ने लिख दिया इन द केस ऑफ हाइपरटेंशन आपके जो वेसल्स हैं वो भी डैमेज होंगे। वेसल्स ने अल्टीमेटली सप्लाई किसको करना है, ऑर्गन्स को करना है, तो डेफिनेटली उससे आपके ऑर्गन भी डैमेज होंगे। एंड इसका जो मेजर एक रिस्क फैक्टर है दैट इज, देखो आगे कंडीशन लिखी है एथीरोस्क्लेरोसिस, डिस्कस की हुई है ना ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले। अब बच्चों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। आपके इधर ऑथर ने लिख दिया आपका जो ब्लड प्रेशर है दैट इज फंक्शन ऑफ कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। जी ब्लड प्रेशर पर्टिकुलरली बॉडी में कितना होगा, इट विल डिपेंड कि कितना वॉल्यूम आपका हार्ट के अंदर आ रहा है, हार्ट कितने वॉल्यूम को पंप कर रहा है, कितना कार्डियक आउटपुट दे रहा है, और जी आगे से जी ब्लड का प्रेशर कितना होगा, इट विल डिपेंड ऑन कि उसे रेजिस्टेंस कितनी मिल रही है। ठीक है। अब ये जी कौन सी आपकी वेसल्स हैं जो बेसिकली हाइपरटेंशन कॉज करती हैं, कहाँ पर रेजिस्टेंस आती है, ये हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में फिलहाल डिस्कस करना है, डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, आप लोगों ने फिजियोलॉजी में भी किया हुआ है। अब जी आपके ऑथर ने लिख दिया देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। दीज कैन बी जेनेटिक फैक्टर्स, दिस कैन बी इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है। अब जी ये जेनेटिक फैक्टर्स या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की ऑलरेडी आपको फिजियोलॉजी में एग्जांपल पता है। जी रिस्क फैक्टर कौन से हैं आपके पास हाइपरटेंशन जो कॉज करा सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखो। अगर पेशेंट आपका ओवरवेट है, ओबीज पेशेंट है, ऐसा देखे गया है ना, दे आर मोर हाइपरटेंसिव। जी अगर इफ़ यू आर टेकिंग टू मच सॉल्ट, आगे जाके इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, सॉल्ट इनटेक ज़्यादा कर रहे हैं तो जी वाटर की डिटेंशन भी ज़्यादा हो रही है, ब्लड वॉल्यूम भी ज़्यादा बढ़ रहा है, कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा आ रहा है। ठीक है। तो पेशेंट हाइपरटेंशन की तरफ जा रहा है। अगर यू आर टेकिंग टू लिटल पोटाशियम, अगर आप लोगों को एक्सक्रीटरी सिस्टम भी अपना याद हो तो सारे ट्रांसपोर्टर्स उधर बनाए थे, उस ट्रांसपोर्टर्स में बताया गया था कि जी सोडियम अंदर जा रहा है, पीछे पीछे वाटर भी फ्लो किया, हाइपरटेंशन होगी। अगर जी
अगर आपकी डाइट में या आपकी बॉडी में पोटाशियम की क्वांटिटी कम है तब भी आप हाइपरटेंशन की तरफ चले गए। सारे ट्रांसपोर्टर्स आपको एक दफ़ा याद करने पड़ेंगे। अगर जी अल्कोहलिक पेशेंट्स अल्कोहल ज़्यादा लेने दे आर आल्सो हाइपरटेंसिव। अगर आप लोग इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें, हायर ऑल्टीट्यूड पे चले जाएं, हायर एल्टीट्यूड पे चले जाएं, लाउड नॉइजेज़ और इसके अलावा एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है, दे विल आल्सो लीड यू टूवर्ड्स दी हाइपरटेंशन। ऐसे सुना ना, जो लोग शोर ज़्यादा, उनको गुस्सा ज़्यादा आता है कि हाइपरटेंसिव भी हो जाते हैं। सो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ गए भाई। अब जेनेटिक फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? जेनेटिक फैक्टर्स को समझने के लिए देखो इधर एक कंडीशन डिस्कस की गई है, दैट इज़ अंडरलाइंड इन ब्लू। क्या है कंडीशन का नाम? फैमिलियल हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। अच्छा, इसमें अब किसका लेवल बढ़ा होगा? हाइपर एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ा है। अच्छा जी, इस कंडीशन में अब एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ा है तो एल्डोस्टेरोन कैसे हाइपरटेंशन कॉज कर रहा है? आप लोगों ने ये रास सिस्टम में पढ़ा है। रास सिस्टम आज दोबारा रिवाइज कर लेंगे। अब इस कंडीशन में क्या है? इनहेरिटेड कंडीशन है। अब जेनेटिकली ऐसे पेशेंट्स में क्या देखा? जेनेटिकली मीन्स पेरेंट्स को था, ऑफस्प्रिंग्स को, आगे से बच्चों को भी वैसे ही हो गया। अब इसमें क्या है? इस कंडीशन में आपके जो एड्रीनल ग्लैंड हैं, यू नो कि आपके एड्रीनल ग्लैंड किस ऑर्गन के ऊपर प्रेजेंट हैं? किडनी के ऊपर। अच्छा, अब ये क्या करेंगे? एक्सेसिव अमाउंट में एक हार्मोन को रिलीज करेंगे, दैट इज एल्डोस्टेरोन। अब जी एल्डोस्टेरोन जब एक्सेसिव अमाउंट में हो गया तो अब इसमें देखो लिखे एल्डोस्टेरोन विल हेल्प टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सॉल्ट रिटेन्ड बाय द किडनी। अब ये प्रॉपर एक मैकेनिज्म है ना जो फिजियोलॉजी में पढ़ा था। इस एल्डोस्टेरोन के लेवल के इंक्रीज होने की वजह से किडनीज क्या करेंगी? बजाय इसके कि सॉल्ट को एक्सक्रीट करें, सॉल्ट को आपकी बॉडी में रिटेन करेंगी। पेरिफेरल कैपिलरीज से वापस से जो आपका सॉल्ट है वो आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा। उसके पीछे पीछे जी वाटर भी चला जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, कार्डिक आउटपुट बढ़ गया और पेशेंट हाइपरटेंशन की तरफ चला जाएगा। क्लियर? इसको भी रास सिस्टम को हम डिस्कस करते हैं। बच्चों, चैप्टर की डिटेल में जाने से पहले फिर से एक दफ़ा रिवाइज कर लो। आपको पता है हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं? देर आर 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड दी लेफ्ट वेंट्रिकल। मुझे बताओ लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान आपको कोई वेल्व नज़र आ रहा है? उस वेल्व का क्या नाम है? मिट्रल वाल्व। अच्छा, कोई ऐसी वेसल है जो ब्लड को लंग्स की तरफ लेकर जा रही है? पल्मोनरी वेन लेकर जा रही है या पल्मोनरी आर्टरी लेकर जा रही है? पल्मोनरी आर्टरी लेकर जा रही है। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस केस में पल्मोनरी आर्टरी, हम लोग पढ़ते हैं ना आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये हार्ट की डायग्राम के ऊपर गौर करो। यहाँ से जी ब्लड कहाँ से? राइट वेंट्रिकल से किसकी कहाँ में जा रहे हैं? पल्मोनरी आर्टरी में जा रहे हैं। पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की तरफ जा रहे हैं ताकि ब्लड की ऑक्सीजनेशन हो। ठीक है, अब वहाँ से ब्लड वापस हार्ट में कैसे आ रहे हैं? थ्रू पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन वाहिद आपकी बॉडी की वेन है दैट इज कंटेनिंग द ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, अब जी यहाँ से ब्लड आ गया, अब कहाँ पर जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में आया। लेफ्ट एट्रियम से अब कहाँ पर जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। कौन से वाल्व है इनके दरमियान? मिट्रल वाल्व है। क्लियर है? अब बच्चों यहाँ एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, इधर पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड था कि डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड। दिस इज द ओनली वेन दैट इज कंटेनिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड था या डीऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड। ये बच्चे पढ़ते पढ़ते ना ये चीज़ मिस कर जाते हैं। उनके जहन में आर्टरीज हैं तो ऑक्सीजन ही होगी, वेन्स हैं तो डीऑक्सीजनेटेड नहीं। ठीक है, अब जी बच्चों आप नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ क्योंकि चैप्टर पढ़ना है, टर्मिनोलॉजीज आएंगी तो फिजियो की आपकी टर्मिनोलॉजीज मस्ट बी क्लियर। देयर इज अ वर्ड दैट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, मैंने वर्ड क्या बोला है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। आप लोगों ने वर्ड पढ़ा हुआ है ना, डायस्टली और सिस्टली। ठीक है, डायस्टली में क्या होता है? हार्ट रिलैक्स होगा। जब हार्ट रिलैक्स होगा तो उसके अंदर ब्लड की फिलिंग होगी। ठीक है, सिस्टली में क्या होगा?
कंट्रैक्शन होगी और ब्लड पंप आउट करेगा। तो बच्चों एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होगा? दिस इज द क्वांटिटी ऑफ द ब्लड की वो क्वांटिटी जो आपके वेंट्रिकल्स, बोथ दोनों वेंट्रिकल्स की बात कर रही हूँ, रेड कलर में नीचे दिखाया गया, ठीक है। ब्लड की क्वांटिटी जो आपके वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है एट द एंड ऑफ द डायस्टली, ठीक है, एट द एंड ऑफ डायस्टली। डायस्टली के एंड पे आपको जितना वॉल्यूम आपके हार्ट के बोथ दोनों वेंट्रिकल्स में मिल रहा है, ठीक है, उसको हम कह रहे हैं दैट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्लियर? दिस इज अ मैक्सिमम वॉल्यूम कह सकते हैं हम लोग, दैट विल बी मैक्सिमम वॉल्यूम है, दैट इज 120 ml। कितने ml इधर लिखे हैं? दैट इज 120 ml। डायस्टली में क्या होता है कि आपका हार्ट रिलैक्स करता है। जब हार्ट रिलैक्स करता है, आप लोगों ने ऑलरेडी फिजियोलॉजी में पढ़ा है, ड्यूरिंग दिस फेज हार्ट के अंदर ब्लड की फिलिंग हो रही होती है, ठीक है। अब डायस्टली का प्रॉपर एक टाइम पीरियड है ना, एट द एंड ऑफ द डायस्टली जितना ब्लड आपके वेंट्रिकल्स में है, ठीक है, दैट वॉल्यूम इज एक्चुअली द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल बोथ कंटेन 120 ml ऑफ ब्लड। नेक्स्ट इज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, सेम वही डेफिनेशन होगी। सिस्टोल में क्या होता है, सिस्टली में क्या होता है? कंट्रैक्शन। अच्छा, द वॉल्यूम द क्वांटिटी ऑफ द ब्लड दैट इज इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ द सिस्टली। अब जी हार्ट ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया। जब कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड को निकाला ना, तो अब वेंट्रिकल्स में डायस्टली के मुकाबले में कम ब्लड होगा, ठीक है, डायस्टली के मुकाबले में कम ब्लड होगा। इस ब्लड की कितनी क्वांटिटी इधर मेंशन है? दैट विल बी 50 ml, दैट विल बी 50 ml। अच्छा, 50 ml ब्लड आ गया। अब 120 में से 50 को माइनस करो, कितनी क्वांटिटी बनती है? 70, यानी कि निकला कितना? 70 ml। अब ये 70 ml देखो निकलता हुआ दिखाया गया है, कहाँ से निकल रहा है ये? अब जी व्हाट विल बी, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम जी ब्लड की वो क्वांटिटी है दैट इज पम्प्ड बाय द वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट। एक हार्ट बीट में, एक दफ़ा कंट्रैक्शन में जो ब्लड निकला वो 70 ml था, दैट 70 ml इज एक्चुअली दी स्ट्रोक वॉल्यूम। बच्चों जब हार्ट की फिलिंग हुई, ठीक है, इसमें जी कितना ब्लड आ गया? 120 ml। अब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, 70 ml निकल गया। वो जो 70 ml निकला है दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम निकल गया, बकाया पीछे कितना रह गया? 50 ml, 50 ml। इस 50 ml को हम कहेंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। देखो अब एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, डायस्टोलिक वॉल्यूम में से सिस्टोलिक वॉल्यूम को निकालो तो 70 रहता है ना, जो 70 निकला था दैट वाज बेसिकली अ स्ट्रोक वॉल्यूम। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अच्छा, ये स्ट्रोक वॉल्यूम ये वो वॉल्यूम है दैट इज एक्सपेल हुआ, हार्ट से निकला। कब निकला? आफ्टर या ड्यूरिंग वन कॉन्ट्रैक्शन, एक हार्ट बीट के बाद। ऐसे ही है ना, वन हार्ट बीट याद रखनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है तो फिर कार्डियक आउटपुट किया है। देखो ये भी तो वॉल्यूम में वही वॉल्यूम है ना, एंड ये स्ट्रोक वॉल्यूम वही वॉल्यूम है ना जो वेंट्रिकल्स में से निकल रहा है, तो कार्डियक आउटपुट भी तो वही वॉल्यूम है जो वेंट्रिकल्स में से निकले। कार्डियक आउटपुट इज पर मिनट, वो वॉल्यूम जो एक्सपेल करता है पर मिनट। स्ट्रोक वॉल्यूम इज दैट वॉल्यूम दैट इज एक्सपेलिंग पर बीट। ये मेजर डिफरेंस बच्चों आप लोगों ने याद रखते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, इस डिफरेंस को इग्नोर कर देते हैं। अब जी एक और टर्मिनोलॉजी फार्माकोलॉजी भी पढ़े ना, हार्ट पढ़ लिया कि पढ़ना है? पढ़ लिया। उसके अंदर बच्चों बहुत फ्रिक्वेंटली आपके पास एक वर्ड आ रहा था दैट वाज इजेक्शन फ्रैक्शन। हम कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन इज 60%। इजेक्शन फ्रैक्शन अब क्या है बच्चों? इजेक्शन फ्रैक्शन अमाउंट, द फ्रैक्शन ऑफ द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम दैट इज इजेक्टेड ड्यूरिंग सिस्टोल। अच्छा, अब ये है कितना? दैट इज 70 आउट ऑफ 120, दैट इज अबाउट 60%। अब एक्चुअली इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखो इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, इजेक्शन फ्रैक्शन इज इक्वल टू
क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इनटू 100। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना था, 70। 70 को डिवाइड करो 120 से, क्या आंसर आता है, 70 को 0.58। इस वजह से ऑथर ने लिख दिया दिस इज ऑलमोस्ट 60%। मल्टीप्लाई बाय 100 करो ना, 58% एक्यूरेटली आता है। ऊपर नीचे हो सकती है ना हर इंडिविजुअल में वैल्यू। सो दिस इज ऑलमोस्ट 60%। सो बच्चों, नाउ व्हाट इज कार्डियक आउटपुट। हमने कहा जी कार्डियक आउटपुट ब्लड का वो वॉल्यूम है दैट इज पम्प्ड बाय द वेंट्रिकल्स पर मिनट। पर मिनट में जितना वॉल्यूम आएगा दैट इज कार्डियक आउटपुट। यूजुअली हम लोग यही टर्म देखते हैं दैट इज पम्प्ड आउट बाय दी लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि वहाँ से निकल के पूरी बॉडी को सप्लाई जानी होती है, इस वजह से हम उसका जिक्र करते हैं। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय दी हार्ट रेट। कार्डियक आउटपुट का यूनिट क्या होगा, ml पर मिनट। कितना ml इजेक्ट हुआ 1 मिनट में, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था, कितना वॉल्यूम एक्सपेल हुआ पर बीट में, ठीक है। अब देखो स्ट्रोक वॉल्यूम का यूनिट क्या है, ml पर बीट, और हार्ट रेट का क्या है, बीट पर मिनट। बीट कैंसिल होकर आपके पास यही यूनिट बचता है ना, ml पर मिनट। सो दिस इज एक्चुअली दी स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट, दिस इज दी कार्डियक आउटपुट। अब हमने ये जी कार्डियक आउटपुट की टर्मिनोलॉजी पढ़ी क्यों, क्योंकि आपके बुक रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी में आपके ऑथर ने लिखा था कि कार्डियक आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द हार्ट रेट। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, आपको क्लियर है ना, हाउ दिस इज द फंक्शन ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड आपका ऑथर ने कह दिया कि स्ट्रोक वॉल्यूम को कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, या उसके डिटर्मिनेंट कौन से हैं। डेफिनेट सी बात है, सबसे पहला फैक्टर आपके पास होगा फिलिंग प्रेशर। ऐसे ही है ना, जितनी फिलिंग होगी उतनी उसके अकॉर्डिंगली एक्सपेल भी करेगा ना, दैट वाज दी 70 ml। तो जी फर्स्ट डिटर्मिनेंट है आपके पास दैट इज दी फिलिंग प्रेशर, दैट इज रेगुलेटेड बाय दी सोडियम जी। अब फिलिंग प्रेशर कितना होगा दैट इज डिपेंडिंग ऑन दी सोडियम। आपको पता है जी आपका ये सोडियम का जो वॉल्यूम है काउंट है दैट इज मेजरली कंट्रोल्ड बाय द किडनीज एक्सपेल करती हैं ना। किडनीज ने ही जब सोडियम को डिटेन कर लिया, उसके पीछे पीछे वाटर भी चला गया, तो डेफिनेटली वॉल्यूम भी बढ़ गया, प्रेशर भी बढ़ गया, उतनी ज़्यादा फिलिंग भी होगी, उतना ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम भी आएगा आपके पास। सो द फर्स्ट फैक्टर इज दी फिलिंग प्रेशर एंड फिलिंग प्रेशर इटसेल्फ इज कंट्रोल्ड बाय दी सोडियम। अच्छा, दूसरा फैक्टर है दैट इज दी ब्लड वॉल्यूम। क्लियर है ना। अच्छा, इसके अलावा कौन से फैक्टर्स हैं, दीज आर हार्ट रेट एंड दी मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। देखो हार्ट रेट क्या, हार्ट रेट विल अफेक्ट द बीट, और स्ट्रोक वॉल्यूम वही था, वॉल्यूम एक्सपेल्ड पर बीट, ठीक है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक्सपेल करेगा ना। सो दिस इज द फैक्टर दैट इज अफेक्टिंग दी स्ट्रोक वॉल्यूम। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अच्छा जी, अब जी आपके ऑथर ने कह दिया ये जो हार्ट रेट है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी है दैट दीज आर द सेकंड फैक्टर्स। मेजर एक जो फैक्टर है जो कंट्रोल कर रहा है इन सब चीज़ों को दैट इज़ द फिलिंग प्रेशर, और फिलिंग प्रेशर को जो चीज़ अफेक्ट कर रही है दैट इज़ द सोडियम कंटेंट। अब जी आपका ऑथर ने कह दिया कि आपके पास रिसेप्टर्स हैं, आप लोगों ने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा है, आपके हार्ट पे रिसेप्टर्स हैं, आपके वेसल्स पे रिसेप्टर्स हैं। वेसल्स पे अल्फा रिसेप्टर्स हैं, हार्ट पे बीटा रिसेप्टर्स हैं। बच्चों वेसल्स पे कौन सा रिसेप्टर, अल्फा 1 या 2, दैट इज अल्फा 1 रिसेप्टर। ओके, अल्फा 1 रिसेप्टर्स आपके वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में, जैसे ही ये रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए, कैसे फॉर एग्जांपल स्टिमुलेट होंगे, कौन सा इसको न्यूरोट्रांसमीटर स्टिमुलेट कर सकता है, अल्फा 2 रिसेप्टर को। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ा था, नोरेपिनेफ्रिन पढ़ी थी ना। अच्छा जी, उसने क्या किया, वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, हाइपरटेंशन होगी, ठीक है जी। अच्छा, वैसे फॉर द जनरल नॉलेज मुझे बताओ अल्फा 2 रिसेप्टर्स कहाँ पे लोकेटेड थे, प्री साइनेप्टिकली न्यूरॉन्स के ऊपर प्रेजेंट थे, न्यूरॉन के एक्सोन के ऊपर प्रेजेंट थे। बच्चों ऑटो रिसेप्टर्स हैं उधर, ठीक है।
अच्छा, अल्फा 2 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट प्री साइनेप्टिकली। आपके पास कार्डियक आउटपुट हम लोगों ने कह लिया पहले इज द फंक्शन ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द हार्ट रेट। हम लोगों ने फॉर्मूला से ये चीज़ क्लियर कर ली। स्ट्रोक वॉल्यूम इज डिपेंडिंग ऑन दी फिलिंग प्रेशर, इट इज डिपेंडिंग ऑन दी हार्ट रेट, इट इज डिपेंडिंग ऑन दी कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ये भी बात हम लोगों ने पढ़ ली। अच्छा, अब आपका ऑथर ने कह दिया कि चाहे मैं हार्ट रेट की बात करूं, चाहे मैं इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टिलिटी की बात करूं, दिस इज डिपेंडिंग ऑन दी रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स आपको पता है अल्फा 1 रिसेप्टर इज प्रेजेंट ऑन दी ब्लड वेसल्स, जो अगर स्टिमुलेट हुई तो कंट्रैक्शन होगी, हाइपरटेंशन होगा। इसके अलावा जी यू हैव ऑन द हार्ट यू हैव दी बीटा 1 रिसेप्टर्स। बीटा 1 रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हुए तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये चीज़ आपके ऑथर ने कह दिया कि जी आपका जो एड्रीनर्जिक सिस्टम है बेसिकली दैट इज कंट्रोलिंग दी वेस्कुलर टोन। हाउ दिस इज कंट्रोलिंग द वेस्कुलर टोन? आपके पास ब्लड वेसल्स में अल्फा 1 रिसेप्टर्स हैं। आपके पास जी अगर मैं दूसरी तरफ हार्ट की बात करूं, आपके पास बीटा 1 रिसेप्टर्स हैं जो स्टिमुलेट हुए तो हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करना है। अल्फा 1 रिसेप्टर्स वेसल वाले स्टिमुलेट हुए तो इन्होंने काउंटर एक्शन करनी है। ये चीज़ आपके ऑथर ने यहाँ पर लिख दी। सो जी नेक्स्ट स्लाइड में बीटा 1 रिसेप्टर्स नजर आ रहे हैं हार्ट पे। ठीक है जी, बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए, हार्ट रेट बढ़ा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट CO बढ़ा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा। अच्छा, क्लियर है यहाँ तक? दूसरी तरफ रास सिस्टम दिखाया गया है RAAS। याद है रास क्या है? रास सिस्टम का एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रास सिस्टम ने ब्लड प्रेशर को बढ़ाना था या कम करना था? पर यहाँ तो दिखाया कि रास की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ऐसे दिखाया गया है ना भाई। बीटा 1 रिसेप्टर्स जब स्टिमुलेट करते हैं ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, रास सिस्टम एक्टिवेट होता है इन द केस ऑफ हाइपोटेंशन। ये भी आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? फिजियोलॉजी में पढ़ा है, दोबारा से भी इसको रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। अच्छा, इधर नेफ्रॉन की डायग्राम के ऊपर ज़रा गौर करो। फिजियो पढ़ी है ना? नेफ्रॉन नज़र आ रही है? नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट हैं? अच्छा, नेफ्रॉन की तरफ एफरेंट आर्टरियोल्स आ रही हैं, इफरेंट आर्टरियोल्स का आइडिया है फिजियोलॉजी में। ठीक है, इसके अंदर आपको प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल क्लियर है, दैट इज PCT। अच्छा, यू नो द लूप ऑफ हेनले? उसमें आपको पता है कि असेंडिंग लूप कौन सी है, डिसेंडिंग लूप कौन सी है? क्लियर है बच्चों? अब सोडियम, या हम लोग फिजियोलॉजी नहीं पढ़े, सोडियम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सोडियम आइंस बेसिकली आपके रीएब्जॉर्ब होते हैं। अगर आपको फिजियोलॉजी याद हो, रीएब्जॉर्ब होते हैं किडनी से। कैसे होते हैं? बाय द हेल्प ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स सोडियम को उठा के वापस जी आपके सर्कुलेशन के अंदर लेकर जा रहे होते हैं। ठीक है, अब जी एक्टिव ट्रांसपोर्टर से क्या हुआ? आपके नेफ्रॉन में सोडियम के ट्रांसपोर्टर्स हैं। इन्होंने क्या किया? आपके नेफ्रॉन के अंदर जो सोडियम था उसे कहा नहीं, नेफ्रॉन में ना रहो, तुमने एक्सक्रीट नहीं होना, हम लोगों ने बॉडी का ब्लड प्रेशर भी तो मेंटेन करना है, हाइपोटेंशन की तरफ तो नहीं जाना। वो नेफ्रॉन के अंदर के सोडियम को कहेगा कि वापस से सर्कुलेशन में जाओ। सर्कुलेशन में कैसे जाओ? देखो नेफ्रॉन के इर्द गिर्द आपको पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज नजर आ रही हैं ब्लू कलर में। आपको पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज आर अराउंड दी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर यू हैव द ट्रांसपोर्टर्स उस सोडियम को उठाएंगे, कैपिलरीज को दे देंगे। ठीक है, कैपिलरीज से अब ये सोडियम उठेगा और आपके जी सर्कुलेशन का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब जी ट्रांसपोर्टर्स ने सोडियम को एक्सक्रीट नहीं होने दिया ताकि जी ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। यू नो कि सोडियम गया, उसको कौन फॉलो करेगा? वाटर भी फॉलो करेगा, वाटर भी चला गया। ठीक है, अब जी वाटर इसके अलावा इंडिपेंडेंटली भी एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, अगर मैं सोडियम को इग्नोर कर दूं, वाटर इटसेल्फ इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज। ठीक है, अब कैसे एब्जॉर्ब होगा? विद द हेल्प ऑफ द पोरेंस दैट आर एक्वा पोरेंस, यानी कि वाटर के चैनल्स हैं जो वाटर को कहेंगे जी दोबारा से कैपिलरीज में जाओ, दोबारा से सर्कुलेशन का पार्ट बनो।
अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया बच्चों। अच्छा, अब ये जो आपको एक्वापोरेंस हैं दैट आर इन दी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया जी 2 चैनल्स का जिक्र किया। पहले चैनल थे एक्टिव सोडियम ट्रांसपोर्टर्स, जिन्होंने सोडियम को उठाया, सोडियम आपके सर्कुलेशन में चला गया। सर्कुलेशन में कैसे चला गया? पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज में गया, देन इनटू द सर्कुलेशन। भी हमें वाटर भी चाहिए, अच्छा सोडियम के पीछे पीछे पानी भी जाता है, वाटर भी जाता है। इसके अलावा जी इंडिपेंडेंटली भी सोडियम वाटर जा रहा है बॉडी के अंदर, कैसे जा रहा है? विद द हेल्प ऑफ द वाटर चैनल्स, या फिर आप कह दो एक्वापोरेंस के थ्रू जा रहा है दैट आर प्रेजेंट इन दी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अच्छा जी, मैक्सिमम हम लोगों की बॉडी ट्राई कर रही है कि सोडियम को और वाटर को बॉडी के अंदर रखे ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। क्लियर है यहाँ तक? अब बच्चों जब मैं डिसेंडिंग लिम्ब की बात करूँ, डिसेंडिंग लिम्ब इज आल्सो परमेएबल टू वाटर, यहाँ से वाटर अंदर जाएगा ना कि सल्यूट जाएगा, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ से क्या जाएगा? वाटर जाएगा। अच्छा, अगर मैं असेंडिंग लिम्ब की बात करूँ, असेंडिंग लिम्ब से अंदर क्या जाएगा? इसका ऑपोजिट, सल्यूट जाएगा, वाटर नहीं जाएगा, ठीक है? अब जी एडिशनली अगर मैं लूप ऑफ हेनले की बात करूं, एक लूप ऑफ हेनले में एक एडिशनल, हमने असेंडिंग डिसेंडिंग डिस्कस कर लिया ना, एडिशनल एक चीज़ गौर करो, आपको लेफ्ट साइड पे डायग्राम नज़र आ रही है जिसके अंदर क्या दिखाया गया है? किडनी। किडनी के 2 मेजर पार्ट्स कौन से हैं? कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। अब ये नेफ्रॉन के ऊपर गौर करो, ऐसे लग रहा है थोड़ी सी नेफ्रॉन का कुछ पार्ट कॉर्टेक्स में है, कुछ पार्ट मेड्यूला में है, ऐसे ही है। अच्छा, अब देखो लूप ऑफ हेनले कॉर्टेक्स में पड़ी है या मेड्यूला में? मेड्यूला में पड़ी है। कहाँ पर पड़ी है? मेड्यूला में, जो डार्क कलर में रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है बच्चों? असेंडिंग लूप से आपके सल्यूट अंदर जा रहे थे, डिसेंडिंग लूप से क्या जा रहा था? वाटर जा रहा था। एडिशनली आपके बुक्स में, लिटरेचर में आपको मिल रहा है कि जब आप गौर करें किडनी पे, तो किडनी से आपको पता चलता है कि आपका ये जो लूप ऑफ हेनले है दैट इज प्रेजेंट इन दी मेड्यूला, और जो मेड्यूला है दैट इटसेल्फ इज हायर इन सॉल्ट कंसंट्रेशन, वहाँ सॉल्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पड़ा है। अब क्या होगा? लूप ऑफ हेनले में दैट इज प्रेजेंट इन दी रीनल मेड्यूला, जहाँ दैट इज ऑलरेडी रिच इन सॉल्ट। सॉल्ट अपनी तरफ किसको अट्रैक्ट करता है? वाटर को। अब जी मज़ीद वाटर वहाँ से नेफ्रॉन से निकलेगा और रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा? बेसिकली सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। देखो बॉडी हर तरह से कोशिश कर रही है ना कि वाटर और सॉल्ट को रिटेन कर सकें। हाँ जी, ये जो वाटर है ये असेंडिंग लूप से निकलेगा कि आगे बॉडी में जो रीअब्सॉर्ब होगा वो निकलेगा? नहीं, लूप से रीएब्जॉर्ब होगा। देखो हमने कहा ना, या हम लोगों ने डिस्कस किया कि डिसेंडिंग लूप इज परमिएबल टू वाटर। डिसेंडिंग लूप, अब डिसेंडिंग लूप कहाँ पर है? उसमें लूप ऑफ हेनले में है ना। लूप ऑफ हेनले कहाँ पर है? मेड्यूला में है। तो वहाँ से मज़ीद क्या निकलेगा? वहाँ से वाटर को वो खींचता जाएगा, ठीक है? समझ आई थोड़ी सी? इसके अलावा जी, इसके अलावा एक तो वाटर है, एक सॉल्ट है जो अट्रैक्ट कर है। इट सेल्फ आपके पास जी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की मैं अगर बात करूं, जो कि प्रेजेंट है किधर? कॉर्टेक्स में। वहाँ पे चैनल्स हैं जो वाटर को वापस से बॉडी की तरफ लेकर जा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस है, परमिएबिलिटी का प्रोसेस है, ठीक है? क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अच्छा देखो, अब जी जब हम लोगों ने वाटर दोबारा से बॉडी की तरफ ले गए, क्या यूरिन कंसंट्रेटेड होगा? डेफिनेटली यूरिन कंसंट्रेटेड होगा। अब बच्चों आपकी बॉडी में डेफिनेट सी बात है, सॉल्ट सोडियम आयंस की क्वांटिटी बढ़ गई। अच्छा, अगर मैं नॉर्मल एक डाइट की भी बात करूं, अगर आप सॉल्ट, अब मुझे एक ऑप्टिमम अमाउंट में चाहिए ना सब कुछ, अगर सॉल्ट मुझे एक ऑप्टिमम अमाउंट में चाहिए। अब जी मेरी बॉडी में जो सॉल्ट है, ठीक है, अगर मैं नॉर्मल सॉल्ट इनटेक कर रही हूँ विद द डाइट दैट इज़ ओके। अगर मैं कहते हैं ना ज़्यादा नमक ना खाओ, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ठीक है, हाइपरटेंशन हो जाएगी। इसमें क्या होता है, जब आप जी हाई
सॉल्ट इनटेक करते हैं। सॉल्ट आपको पता है अल्टीमेटली सारे प्रोसेस के थ्रू वाटर की भी रिटेंशन करता है, वाटर की रिटेंशन होगी जिसकी वजह से आपका सर्कुलेटरी वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा तो डेफिनेटली बात है कार्डियक आउटपुट बढ़ा, कार्डियक आउटपुट बढ़ा तो क्या होगा, अब आपकी किडनीज की तरफ ज़्यादा फ्लूइड जाएगा तो रीनल परफ्यूजन बढ़ गई, रीनल परफ्यूजन बढ़ गई तो किडनीज ने इतना फिल्टर भी करना है, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट भी आपके पास बढ़ गया। अगर तो अब बच्चों इस स्टेज पे ज़्यादा नमक खाने से, अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन कि आपकी जो किडनी है दैट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, दूसरी बात आपकी किडनी प्रॉपरली वर्क कर रही है। अगर तो आपकी किडनी प्रॉपरली वर्क कर रही है, जो जितना आपकी बॉडी को सॉल्ट रिक्वायर्ड है उतना तो रीअब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, बकाया जो सॉल्ट है वो एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है, सॉल्ट एक्सक्रीट हो गया, दोबारा से आप नॉर्मल अपने ब्लड वॉल्यूम की तरफ आ गए, हाइपरटेंशन नहीं हुई। अगर तो जी आपकी किडनीज कहते हैं ना किडनीज फेल हो गई, अगर तो आपकी किडनीज प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही तो इस केस में जी सॉल्ट तो आप फिल्टर ही नहीं हो पाया, ठीक है, आपका जो सॉल्ट है दैट इज़ रिटेन्ड विद इन द बॉडी, सॉल्ट के साथ साथ अंडरस्टूड सी बात है वाटर भी रिटेन करेगा। अच्छा, सर्कुलेटरी वॉल्यूम बढ़ गया जिसकी वजह से देयर विल बी द डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? नेक्स्ट पे आ जाओ। एक फैक्टर दैट इज़ पेरिफेरल रेजिस्टेंस। आपको पता है आर्ट्रियोल्स का साइज है छोटा है, ठीक है, आर्ट्रियोल्स में मेजर जो आपको रेजिस्टेंस मिलती है दैट इज़ इन दी आर्ट्रियोल्स। सो हम लोग ना ये वाला फैक्टर्स है आर्ट्रियोल्स का, जब हम हाइपरटेंशन डिस्कस करेंगे इसको डिस्कस करना है कि मेजरली आपके ब्लड प्रेशर को जो ब्लड वेसल रेगुलेट करती है दीज आर दी आर्ट्रियोल्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपका ऑथर ने लिख दिया वेस्कुलर रेजिस्टेंस इज रेगुलेटेड प्रीडोमिनेंटली एट द लेवल ऑफ आर्ट्रियोल्स। अब आर्ट्रियोल्स को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं? न्यूरॉन्स एंड दी हॉर्मोन्स, ठीक है। अब जो आपके ऑथर ने इधर ही आगे जाके साइड पे लिख दिया आपके टेक्स्ट में कि वेस्कुलर टोन को बैलेंस करने के लिए हमारी बॉडी में कंस्ट्रिक्टर्स भी हैं, वेजो कंस्ट्रिक्टर भी हैं, वेजो डायलेटर्स भी हैं। वेजो कंस्ट्रिक्टर्स के नाम बच्चों आप लोगों को ऑलरेडी पता है। वेजो कंस्ट्रिक्टर्स कौन कौन से हैं? एंजियोटेंसिन 2, कैटेकोलामीन्स एंड दी एंडोथीलीन। वेजो डायलेटर्स आपके पास कौन कौन से हैं? दीज आर दी काइनेंस, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड एनो मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, कैटेकोलामीन्स का वर्ड आया था ना अभी, कैटेकोलामीन्स वेजो कंस्ट्रिक्टर थे या डायलेटर? वेजो कंस्ट्रिक्टर। आप लोगों ने अभी एएनएस पढ़ा है ना। कैटेकोलामीन्स की एग्जांपल्स बच्चों कौन कौन सी हैं? एपिनेफ्रीन, नोरेपिनेफ्रीन, आगे आइसोप्रोटीरिनोल, डोपामीन, डोब्यूटामीन। एक मुझे नॉन कैटेकोलामीन का नाम बताओ। एफिड्रिन। आपके ऑथर ने कह दिया आपकी ये जो वेसल्स हैं दीज एग्जिबिट ऑटो रेगुलेशन, यानी कि प्रॉपरली एक आपके बॉडी के अंदर बैलेंस है, कंस्ट्रिक्टर्स भी हैं, डायलेटर्स भी हैं। अच्छा जी, जो कि क्या करते हैं, वेयर बाय इंक्रीज ब्लड प्रेशर हुआ, ठीक है, इंक्रीज ब्लड फ्लो हुआ। अच्छा, इससे क्या होगा, जैसे ही ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ वेजो कंस्ट्रिक्टर्स का एक्शन आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। वेजो कंस्ट्रिक्टर क्या करेंगी, देखो ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, परफ्यूजन ज़्यादा होने लगी, फ्लो ज़्यादा होने लगा, वेसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। नहीं भाई, अगर इतना ज़्यादा वॉल्यूम गया किसी ऑर्गन या टिश्यू के पास फिर तो मेरा ऑर्गन ही डैमेज हो जाएगा। वहाँ पे जिस स्टेज के ऊपर आपके वेजो कंस्ट्रिक्टर्स जो थे वो एक्टिवेट हो गए। क्लियर? अच्छा जी, फाइनली आपके ऑथर ने लिख दिया आपके ब्लड प्रेशर को और कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? दैट इज़ दी पीएच, दैट इज़ दी हाइपोक्सिया, यानी कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी इसको अफेक्ट करने जा रहा है। ऐसे ही है ना, हाइड्रोजन आइंस का लेवल भी इसको अफेक्ट करने जा रहा है। बच्चों हाइपोक्सिया की कंडीशन में क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है ब्लड के अंदर, ठीक है। अब जी इसके अंदर क्या होगा कि जब हाइपोक्सिया होगा आपका जो ऑटोनॉमिक सिस्टम है दैट इज़ गेट एक्टिवेटेड। अच्छा, हाइपोक्सिया हुआ, इसने आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट किया, हार्ट रेट को बढ़ा दिया, कार्डिक आउटपुट को बढ़ा दिया, ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया, ठीक है,
ताकि जी ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो ब्लड है वो लंग्स की तरफ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड होकर वापस भी आए। ऐसे ही है ना। अच्छा बच्चों, इसके अलावा अगर मैं पीएच की भी बात करूं तो पीएच में क्या है कि आपको पता है योर बॉडी पीएच इज़ 7.35 टू 7.45। अब जी पीएच में क्या होगा कि आपके ऑथर ने इधर लिख दिया है द रिडक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज एसोसिएटेड विद एसिडोसिस। अच्छा पीएच में अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन आयंस का काउंट बढ़ जाता है तभी पीएच कम होगी। पीएच कम होगी तो क्या होगा, एसिडोसिस होगी। एसिडोसिस होगी तो आपका जो हार्ट है उसकी कॉन्ट्रैक्शन कम होगी या ज़्यादा। इधर लिखा है द रिडक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज एसोसिएटेड विद एसिडोसिस। एसिडोसिस हुई तो हार्ट जो होगा वो कंट्रैक्शन करना कम कर देगा। क्लियर। वाई, बिकॉज ऑफ द फॉल इन पीएच। अच्छा अब लेकिन हमें इस चीज़ को कॉम्पनसेट भी तो करना है। अब इस चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए अब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्शन कम कर दी, पर हम चाहते हैं कि हार्ट अपनी कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाए, हार्ट रेट बढ़े। तो इसके साथ साथ बच्चों क्या होगा, देखो आगे लाइंस को पढ़ो फिर ये बात समझ आएगी आपको। एन इंक्रीज्ड हार्ट रेट विद माइल्ड एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में बी कॉज्ड बाय द वेजोडाइलेटर्स। अब क्या होगा कि आपकी बॉडी विल ट्राई कि वेजोडाइलेशन करवाए। वेजोडाइलेशन हुई, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा आ गया। जब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा आ गया, ब्लड अब ज़्यादा हार्ट की तरफ जाना शुरू हो गया। अब हार्ट ने कोशिश क्या कर दी कि हार्ट रेट बढ़ाए, कंट्रैक्शन बढ़ाए। अब जी अब ये कॉम्पनसेटरी आपके पास मैकेनिज्म आ गया इस केस में जब आपको एसिडोसिस हो रही थी, ताकि जी अब इसने जी आपके बॉडी ने ये मैकेनिज्म इख्तियार क्यों किया कि देखो एसिडोसिस थी, ठीक है, पीएच बॉडी की कम थी। अब जी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो है ब्लड वो कहाँ पर जाए, आपके लंग्स की तरफ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले। कार्बन डाइऑक्साइड भी तो माइल्ड एसिड है ना, और आपके पास ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा आपके ब्लड के अंदर है। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक। सो बच्चों अल्टीमेटली पीएच आपके यहाँ हाइपोक्सिक जो कंडीशन है दैट इज़ अफेक्टिंग दी ब्लड प्रेशर। क्लियर है यहाँ तक। हम लोग हर सूरत में चाहते हैं कि ऑक्सीजन आपके ब्लड के अंदर आए। अगर भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी इट मीन्स आप एसिडोसिस की तरफ जा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इटसेल्फ इज़ अ माइल्ड एसिड, ठीक है। अच्छा बच्चों इसके अलावा अगर मैं कहूँ ना एसिडोसिस ना हो तो इसके लिए मेरी किडनी भी तो है। किडनी कहेगी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट्स को डिटेन करो, ऐसे नहीं। इसी तरह कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म चलेगा। ये जर्नल डिस्कशन करें, पूरी डिटेल फिजियोलॉजी इसमें नहीं पढ़े। अच्छा इसके अलावा जो आपके फैक्टर्स हैं आपके ऑथर ने बुक में लिख दिया, देयर आर सर्टन फैक्टर्स दैट आर रिलीज फ्रॉम किडनी, एड्रीनल ग्लैंड, मायोकार्डियम। हार्ट से इटसेल्फ वो रिलीज होते हैं जो आपके वेस्कुलर टोन को मेंटेन करते हैं, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं? बाय सोडियम रेगुलेशन। बच्चों वेस्कुलर टोन कॉन्स्ट्रिक्शन भी हो सकती है, डायलेशन, दोनों चीज़ें हो सकती हैं ना। अब इधर देखो मेरे जो हार्ट है इट हैज़ एबिलिटी, मायोकार्डियम हैज़ एबिलिटी टू रिलीज वेजोडाइलेटर्स। वाइजोडाइलेटर्स कौन से अभी भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड NO, वी हैव प्रोस्टाग्लैंडिन I2, वी हैव एंडोथेलियम डिराइव्ड हाइपरपोलराइजेशन फैक्टर्स, ठीक है। वेजोकंस्ट्रिक्टर्स कौन से हैं जो रिलीज हो रहे हैं, दीज आर दी थ्रोम्बोक्सिन, ठीक है, दीज आर दी एंडोथेलिन 1, ठीक है। इटसेल्फ आपके जो ऑर्गन्स हैं वो भी रिलीज कर रहे हैं। अब आपके बुक में आपके ऑथर ने लिख दिया किडनी का जी मेजर रोल है। एवरेज आपकी किडनी कितना फिल्टर करती है, कितने फ्लूइड को फिल्टर करती है, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, दैट इज़ 170 लीटर ऑफ दी प्लाज्मा। अच्छा जिसके अंदर कितने मोल्स हैं सॉल्ट के, देर आर 23 मोल्स ऑफ सॉल्ट। अच्छा जब हम टिपिकली एक डाइट लेते हैं इट हैज़ 100 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम, जिसमें से जो आपका मेजर सोडियम है, हम लोग ने एक ऑप्टिमम अमाउंट में सोडियम लेना, ज़्यादा नहीं लेना, जिसमें से आपके ऑथर ने कह दिया जो मैक्सिमम है दैट इज़ 99% जो आपका सोडियम है
दैट इज़ रीअब्जॉर्ब्ड। उसने रीअब्जॉर्ब क्यों होना है? ताकि ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सके, हार्ट रेट एक ऑप्टिमम कंडीशन में रहे, ताकि आपके ब्लड्स को, आपके ऑर्गन्स को ब्लड की सप्लाई हो। ठीक है, अब जी हर सूरत में आपकी बॉडी ट्राई कर रही है कि आपकी बॉडी में, आपकी किडनी में यू हैव दी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स जो सोडियम की डिटेंशन करवा रहे हैं। इसके अलावा आपके ऑथर ने कह दिया वी हैव दी एपिथेलियल सोडियम चैनल्स। सोडियम चैनल्स भी आपके सेल्स में, आपके नेफ्रॉन्स में प्रेजेंट हैं जो सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवाते जा रहे हैं। क्लियर? क्लियर? अच्छा जी, इसके अलावा जी आपके ऑथर ने कह दिया दिस सॉल्ट इज़ आल्सो रेगुलेटेड बाय द एल्डोस्टेरोन, जो अभी हमने जिसका थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। एल्डोस्टेरोन रिलीज कहाँ से हो रही है? किडनी से हो रही है। एल्डोस्टेरोन का रोल है इन दी रास सिस्टम, वहाँ पे इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये जो आपके पास चैनल का नाम था एपिथेलियल सोडियम चैनल, ये क्या करेंगे? सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाएंगे। सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से करवाएंगे? फ्रॉम द डिस्टिल्ड नेफ्रॉन। अच्छा जी, इतना जिक्र हम करते जा रहे हैं, अभी तक हमें कनेक्शन समझ ही नहीं ना आ रहा सोडियम का, एल्डोस्टेरोन का। तो इस सिस्टम को समझने के लिए यू मस्ट नो दैट व्हाट इज़ द रास सिस्टम।